नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत वर्मा आप सबका अपने पॉडकास्ट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा पॉडकास्ट है प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट पे। शुरू करते हैं। सीखना, लर्न करना। तो सबसे सबसे पहले दोस्तों, मुझे बताइए कि प्रोक्योरमेंट होता क्या है। कमेंट्स में बताइए मुझे प्रोक्योरमेंट होता क्या है। दोस्तों, जब हम कोई भी गुड्स या सर्विसेज किसी फॉर्मल प्रोसेस के ज़रिए जो है लेते हैं, ऑब्टेन करते हैं, तो उसको प्रोक्योरमेंट में कहते हैं। जैसे कि अ, किसी तरह की जो है मशीनरी ले ली अपनी फैक्ट्री के लिए, तो वो प्रोक्योरमेंट हो गया। गुड्स की बात कर रहा हूँ। सर्विसेज हो गया, जैसे कोई काम करवा लिया आउटसोर्स करके, सर्विसेज आउटसोर्स करके जो है कोई काम करवा लिया। जैसे वेबसाइट डिज़ाइन का काम हमने एक्सटर्नल एजेंसी से करवा लिया, तो एक तरह से हम जो है सर्विसेज ले रहे हैं एक फॉर्मल प्रोसेस का इस्तेमाल करके। उसी को प्रोक्योरमेंट कहते हैं। जो फॉर्मल प्रोसेस होता है गुड्स एंड सर्विसेज को लेने का, उसको प्रोक्योरमेंट कहते हैं। ये हमें ध्यान रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं कि प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट क्या होता है। प्रोक्योरमेंट को मैनेज करने का जो प्रोसेस है वो क्या होता है। दोस्तों, कोई भी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हमको आउटसाइड अपनी ऑर्गेनाइजेशन से जो है एक्वायर करनी है, तो उसके लिए प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट का इस्तेमाल होता है। और दोस्तों, जो हमारा प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट का प्रोसेस है, उसमें हम ये भी पता लगाते हैं कि जो हमें प्रोडक्ट या सर्विस चाहिए, वो हमें जो है वो बाहर से लेनी चाहिए, किसी और ऑर्गेनाइजेशन से लेनी चाहिए, या उसको हम इन हाउस ही डेवलप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर प्रोजेक्ट टीम। ठीक है दोस्तों, ये हमें प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट में पता करना होता है। और हमें जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो भी इसमें कंट्रोल करने होते हैं। दोनों पार्टीज़ के कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस जो हैं, वो हमें इंश्योर करना पड़ता है कि वो परफॉर्म हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। दोनों पार्टीज़ जो है उसको ऑब्लिगेशंस को पूरा कर पा रही हैं कि नहीं कर पा रही। और प्रोक्योरमेंट जो है वो मैनेज किया जाता है प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट द्वारा। ठीक है दोस्तों, या प्रोक्योरमेंट मैनेजर द्वारा। इसमें जो प्रोजेक्ट मैनेजर को एक्सपेक्ट लाइक वी डू नॉट एक्सपेक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर टू मैनेज द प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, लेकिन उनको जो है प्रोसेस के बारे में ज़रूर पता होता है कि प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस क्या है, और वो उसमें सपोर्ट ज़रूर देते हैं अपना। लेकिन ये काम जो होता है प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट का होता है, ये प्रोजेक्ट मैनेजर का नहीं होता है। दोस्तों, प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट में हमें काम क्या क्या करने होते हैं, प्रोसेस क्या होते हैं। तो सबसे पहले होता है कि प्लानिंग करना, और उसके बाद प्रोक्योरमेंट्स को कंडक्ट करना। प्लानिंग हो जाती है, फिर कंडक्ट करना प्रोक्योरमेंट्स को, और उसके बाद जो है उनको कंट्रोल करना। ये सारे जो काम हैं इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर हम बात करें एजाइल की, तो जो प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट का प्रोसेस है, तो एजाइल में वो कैसे हम उसको देखते हैं, आइए ज़रा जानते हैं ये। दोस्तों, अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन से जो गुड्स या सर्विस लेता हूँ, तो वो मेरे लिए जो है सेलर होगी, और मैं जो है बायर होऊंगा सर्विस का। मैं बायर हूँ, और सामने वाली ऑर्गेनाइजेशन जिससे मैं सर्विस ले रहा हूँ वो सेलर है। दोस्तों, एजाइल में जो है हमें बेसिकली डिसाइड करना पड़ेगा कि हम प्रोजेक्ट टीम में जो है सेलर्स को ऐड करना चाहते हैं कि नहीं। तो हमें जो है हमारे जो रिस्क हैं और जो रिवॉर्ड है वो भी आपस में जो है शेयर होंगे। ठीक है दोस्तों, मेन चीज़ होता है रिस्क, जो हमारा सेलर ऑर्गेनाइजेशन या कॉन्ट्रैक्टर के साथ शेयर होगा। ठीक है दोस्तों, तो एक कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप बनेगा हमारा एजेंसी के साथ या कॉन्ट्रैक्टर के साथ। दोस्तों, एजाइल में जो है हमारा जो प्रोजेक्ट का काम है वो दो तरीके से डिवाइड होगा। एक तो कोर वर्क, और एक और एडेप्टिव वर्क। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, एक प्रोक्योरमेंट के दौरान एक हमारा मास्टर सर्विसेज डॉक्यूमेंट होता है, जिसको बोलते हैं मास्टर सर्विसेज एग्रीमेंट, दोनों पार्टीज़ के बीच में, बायर और सेलर के बीच में। मास्टर सर्विस एग्रीमेंट में जो है हमारा पूरा ओवरऑल वर्क का डिटेल्स होता है, जो हमने प्रोजेक्ट के दौरान करना है मिलकर। सो
उसमें जो है एक अलग से जो है एक सप्लीमेंट प्लेस कर दिया जाता है, सप्लीमेंट डॉक्यूमेंट पेज पे ऐड कर दिया जाता है, जिसको बोलते हैं एडेप्टिव पार्ट, अपने काम का एडेप्टिव पार्ट। ठीक है दोस्तों, अपेंडिक्स में ऐड कर दिया जाता है। सो एक होता है कोर पार्ट। ठीक है दोस्तों, जैसा हमने अभी डिस्कस किया था, एक होता है कोर और एक होता है एडेप्टिव। तो एडेप्टिव जो होता है, जिसको हम सप्लीमेंट की तरह ऐड करते हैं, बेसिकली अडेप्टिव पार्ट जो होता है हमें हेल्प करता है कोई भी किसी भी तरह के चेंजेस जो प्रोजेक्ट में होते हैं उनको करने में जो है अडेप्टिव पार्ट जो है हमें हेल्प करता है, और उससे जो हमारा ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं होता है, मतलब उससे प्रभावित नहीं होता है हमारा पूरा कॉन्ट्रैक्ट जो है। तो जो भी चेंजेस होंगे प्रोजेक्ट में वो अडेप्टिव पार्ट में ऐड करेंगे। क्योंकि हमने कोर को और एडेप्टिव को अलग अलग कर दिया है, तो इसका मतलब ये है कि हमें हमारा प्रोजेक्ट जो है वो स्टेबिलिटी होती है उसके ऊपर, और कोई भी चेंजेस जो प्रोजेक्ट में आएंगे वो एडेप्टिव पार्ट वाले जो स्कोप बनेगा, वर्क स्कोप बनेगा, उसमें डलेगा सब कुछ, और उसकी वजह से जो हमारा कोर वर्क जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगा, उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अब जानेंगे हम कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और उसका इस्तेमाल कैसे होता है। दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट होता है सर्विसेज और कंपनसेशन का एक्सचेंज। मतलब हम कोई पार्टी जो है, हमें थर्ड पार्टी वो गुड्स और सर्विसेज हमें देगी, और उसके बदले में हम उसको कंपनसेशन देंगे। तो एक एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है, वर्बल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। एक लीगली बाइंडिंग होती है डॉक्यूमेंट, जिसमें जो है हमारे बीच में और हमारे थर्ड पार्टी जो है उसके बीच में जो है एक एग्रीमेंट होता है, बायर और सेलर। मैं बायर हूँ और सामने वाला सेलर है, तो हम दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, उसी को कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। हमारे बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो एक म्यूचुअली बाइंडिंग रिलेशनशिप, लीगल रिलेशनशिप होता है, जिसका मतलब ये है कि जो टर्म्स लिखी गई हैं वो हम दोनों पार्टीज को जो है माननी पड़ती हैं कॉन्ट्रैक्ट में, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट जो कैंसिल भी हो सकता है। दोस्तों, सेलर का जो ऑब्लिगेशन होता है वो होता है कि वो अपना प्रोडक्ट प्रोवाइड करे या सर्विस प्रोवाइड करे, और बायर का ऑब्लिगेशन होता है कि वो जो भी कंपनसेशन बनता है वो प्रोवाइड करे। दोस्तों, जो भी जो भी कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा है वो फुलफिल होना चाहिए बायर द्वारा और सेलर द्वारा, दोनों को वो सारे काम करने होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखे होते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगर कोई चेंजेस करने हैं कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो फॉर्मल वे में लिखित में होना चाहिए, क्योंकि ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है और इसको कैजुअली नहीं ले सकते। हम इसमें ये नहीं कर सकते कि ये करेंगे ये नहीं करेंगे, बिकॉज इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट एंड लीगल एग्रीमेंट। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है सब कुछ एनफोर्सेबल है और मैंडेटरी है बायर के लिए और सेलर के लिए। दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस क्या है? कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस है कि हम एक लीगल बाइंडिंग बना देते हैं सेलर और बायर के बीच में। लीगल बाइंडिंग क्या होती है? लीगल बाइंडिंग होती है एक कानूनी बाध्यकारी समझौता होता है, एक समझौता होता है बायर और सेलर के बीच में, जिसको ब्रेक नहीं किया जा सकता है, वरना वो कानून का उल्लंघन होगा। और दोस्तों, इसमें हमारा जो रिस्क है वो कम हो जाता है, मिटिगेट हो जाता है रिस्क। ठीक है दोस्तों। तो रिस्क को कम करने के लिए जो है कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, और इसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं या रोल होते हैं कॉन्ट्रैक्टर एजेंसी के और जो हमारा बायर है उसके, वो भी डिफाइंड होते हैं। तो ये सारे पर्पस होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के। दोस्तों, बायर और सेलर कौन कौन होते हैं? बायर जो है वो गुड्स को सर्विसेज को खरीदता है, और सेलर जो है वो गुड्स और सर्विसेज को सेल करता है, बेचता है।
तो कॉन्ट्रैक्ट जो भी बनता है हमारा, उसमें दो पार्टीज होती हैं, पहली बायर होती है, दूसरी सेलर होती है। ठीक है दोस्तों। सेलर जो एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन है जिससे हम प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बाय कर रहे हैं। और एग्रीमेंट जो होता है हमारा लीगली बाइंडिंग नहीं होता है। ये वर्बल हो सकता है, ईमेल पे हो सकता है, मेमो हो सकता है कोई। इट इज़ जस्ट एन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, मतलब हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है उसका एक्सप्रेशन होता है बेसिकली एग्रीमेंट। सो दोस्तों ज़रा जान लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट में और एक एग्रीमेंट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है दोस्तों। सो दोस्तों जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो एक लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट होता है, और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैन बी, वी कैन से कि कॉन्ट्रैक्ट जो होता है इट कैन बी एग्रीमेंट, वो एग्रीमेंट हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, बट जो एग्रीमेंट होता है उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह सकते, क्योंकि एग्रीमेंट लीगली बाइंडिंग नहीं होता है। ठीक है दोस्तों। एग्रीमेंट एक नॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जो है लीगली बाइंडिंग होता है, जिसमें दोनों पार्टीज को जो है वो मैंडेटरी है, जो भी टर्म्स उसमें है उसको फॉलो करना। कॉन्ट्रैक्ट जो होता है बेसिकली उसका फ़ायदा ये होता है कि कोई भी प्रॉब्लम आती है दोनों पार्टी के बीच में तो वो रिजॉल्व करने में आसानी रहती है। मान लो एक पार्टी का कुछ ऑब्लिगेशन है, उसको सर्विस प्रोवाइड करनी है, और वो फॉल्टी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, फॉल्टी प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है, या सर्विस ठीक से प्रोवाइड नहीं करता है, तो हम कॉन्ट्रैक्ट पे वापस जा सकते हैं और उसमें देख सकते हैं कि वैलिडेट कर सकते हैं कि इसने जो है कॉन्ट्रैक्ट टर्म को पूरा किया है कि नहीं किया, फुलफ़िल किया है कि नहीं किया। अगर फुलफ़िल नहीं किया है तो हम जो है उसको एक ऑफ़िशियली जो है उसको मतलब फॉर्मल रिटर्न एक कम्युनिकेशन भेज सकते हैं कि ये वाला जो प्रोडक्ट था फॉल्टी था, आपने जो हमें सेल किया है, और या फिर ये जो सर्विस है इसमें ये फॉल्ट था, ये दिक्कत थी जो आपने हमें प्रोवाइड की है। तो फॉर्मल रिटर्न कम्युनिकेशन जो है वो भेज सकते हैं, और फिर उसके ऊपर लीगल एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की जो टर्म्स हैं वो फुलफिल नहीं हुई हैं बाय द अदर पार्टी। तो जैसे कि हम कुछ खरीदते हैं, ठीक है दोस्तों, और जो सेलर है वो डिफ़ॉल्ट कर देता है कॉन्ट्रैक्ट टर्म को। ठीक है दोस्तों, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट टर्म को फॉलो नहीं कर पाता है। तो सेलर का काम क्या है? सेलर का काम है उसको इंटीमेट करना अबाउट द डिफ़ॉल्ट ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बाय फॉर्मल रिटन कम्युनिकेशन। सो फॉर्मली रिटन कम्युनिकेशन उसको भेजा जाता है, नोटिस उसको भेजा जाता है कि ऐसे ऐसे जो है ये प्रोडक्ट फॉल्टी है, और आपने जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स थी उसको डिफ़ॉल्ट कर दिया है। तो आपको इंटीमेट करते हैं हम लोग इस चीज़ को लेके। तो इंटीमेशन किया जाता है, फिर लीगल एक्शन लिया जाता है। उसके बाद हमारी टर्म आती है कॉस्ट रिस्क। तो एक ऐसा रिस्क बेसिकली जो आता है जब कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है प्रोजेक्ट में, मतलब जो प्लान्ड कॉस्ट होती है उससे ज़्यादा हो जाती है, जो खर्चा है वो ज़्यादा हो जाता है। सो दोस्तों जब हमारा प्रोजेक्ट प्लानिंग होती है उस दौरान हम जो है स्कोप ऑफ वर्क पे काम करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो स्कोप ऑफ वर्क में जो हमने काम करना होता है प्रोजेक्ट में वो सारा होता है, हम उसको एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने के बाद हम मेक एंड बाय एनालिसिस करते हैं, मतलब कि हम उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन हाउस बनाएंगे, इंटरनल रिसोर्सेज जो है वो उनके थ्रू बनाएंगे, या फिर बाय करेंगे, या फिर एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन को आउटसोर्स करेंगे वो काम, प्रोक्योरमेंट करेंगे एक्सटर्नल रिसोर्सेज का। सो वो चीज़ डिसाइड की जाती है। तो क्या हमें ये प्रोजेक्ट जो है इंटरनली करना है प्रोजेक्ट की टीम के द्वारा और इंटरनल रिसोर्सेज के द्वारा, या फिर इसको आउटसोर्स करना है किसी एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन को। सो ये मेक और बाय एनालिसिस किया जाता है, स्कोप ऑफ वर्क को देखा जाता है। सो दोस्तों जैसे ही डिसाइड हो जाता है, मेक और बाय एनालिसिस हो जाता है कि अब ये काम करवाना है, तो उसके बाद जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है कि वो एक प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट प्लान बनाए। ठीक है दोस्तों। और एक
SOW बनाए, स्टेटमेंट ऑफ वर्क बनाए, प्रोक्योरमेंट स्टेटमेंट ऑफ वर्क जिसको बोलते हैं। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान में डिटेल होगी कि प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस कैसे होगा, और प्रोक्योरमेंट स्टेटमेंट ऑफ SOW जो होगा, स्टेटमेंट ऑफ वर्क होगी, उसमें होगा कि जो भी काम करवाना है सेलर से उसकी डिटेल्स, या जो भी काम करवाना है कॉन्ट्रैक्टर से या एजेंसी से, एक्सटर्नल एजेंसी से, वो सारा डिटेल्स होता है प्रोक्योरमेंट स्टेटमेंट ऑफ वर्क में। सो दोस्तों, प्रोक्योरमेंट मैनेजर जो होता है हमारा, उसको क्या काम करना होता है, उसको आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट यूज़ करें प्रोक्योरमेंट सर्विसेज लेने के लिए। और कॉन्ट्रैक्ट जब डिसाइड हो जाएगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट भी कई तरह के होते हैं, उसके बाद कौन सा प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट यूज़ करें सर्विसेज लेने के लिए। तो प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट हो सकता है RFQ, मतलब रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। सबसे पहले हम उससे लाइक जो एजेंसी है उससे कोटेशन मंगवाना चाहते हैं काम सर्विस का, ठीक है। उसके बाद IFB हो सकता है, इनविटेशन फॉर बिड। फिर उसको जो है जब वो कोटेशन देता है फिर उसको इनवाइट कर सकते हैं कि आप बिड करो हमारी इस पर्टिकुलर जो भी हमने काम देना है उस पर आप बिड करो, ठीक है दोस्तों। उसके बाद रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, देन उसके बाद जब वो बिडिंग करते हैं उसके बाद वी आस्क फॉर रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, RFP। सो दोस्तों, RFP अनाउंस करते हैं। प्रपोजल, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जो है वो बेसिकली इज अनाउंसिंग द प्रोजेक्ट कि हमारा प्रोजेक्ट वर्क है और आप इस पे बिडिंग कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर मैं हम जो है जो भी क्वालिफाइड हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं उनको RFP भेजते हैं, ठीक है, एंड आस्क देम टू बिड ऑन द सर्विसेज दैट वी हैव। जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स है उस पर हम उनको बोलते हैं कि आप बिड करो। सो दोस्तों, जो हमारी प्रोक्योरमेंट स्टेटमेंट ऑफ वर्क है, ठीक है, तो SOW है वो, और जो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स होती हैं वो मिला के हमारा प्रोक्योरमेंट का डॉक्यूमेंट बनता है। मतलब काम क्या करना है वो SOW में है, काम क्या करवाना है वो स्कोप ऑफ, सॉरी, स्टेटमेंट ऑफ वर्क में है, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स हैं वो लीगल बाइंडिंग जो भी रहेगी वो उसमें है। तो वो दोनों मिला के जो है हमारा प्रोक्योरमेंट का डॉक्यूमेंट बन जाता है। सो दोस्तों, वंस जो है हमारा SOW और स्कोप ऑफ वर्क और हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स है वो डिसाइड हो जाता है, उसके बाद जो है हम ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो भेज देते हैं जो भी हमारे सेलर्स होते हैं, प्रोस्पेक्टिव सेलर्स होते हैं जिनसे हमें सर्विस लेनी है या गुड्स लेने हैं, एक्वायर करने हैं। तो सेलर जो है हमारा इन डॉक्यूमेंट्स को, प्रोक्योरमेंट के डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करते हैं, और रिव्यू करने के बाद जो है इसको समझते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। और जब उनको समझ में आ जाता है कि रिक्वायरमेंट्स ये हैं, क्या काम करना है, तो देन जो है वो उसके ऊपर जो है बिड करते हैं। लेकिन बिड करने से पहले जो है जो उनका रिव्यू का जो प्रोसेस होता है, जिस दौरान वो रिव्यू करेंगे हमारे प्रोक्योरमेंट के डॉक्यूमेंट को, हमारी रिक्वायरमेंट्स को, तो हमें उनको जो है कुछ टाइम देना पड़ता है, जिसमें वो हम उनको कहते हैं कि आप जो है इसमें जो भी रिस्क्स हैं, रिस्क हो सकते हैं वो भी आप एनालाइज कर लीजिए। तो उसके लिए एक सीमा उनको देनी पड़ती है, वो कंसिडर करनी पड़ती है। और फिर जो है उनको जो है प्रपोजल बनाना पड़ता है, और हमारे को वो प्रपोजल भेजेंगे। मतलब अगर हम बायर हैं तो हमारे को वो एजेंसी या कॉन्ट्रैक्टर प्रपोजल बना के भेजेंगे, ठीक है। हमने रिक्वेस्ट करा प्रपोजल एंड दे विल सेंड द प्रपोजल। तो जो हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर है उसको समय काउंट करना होगा, जिसमें सेलर जो है वो चीज़ों को एनालाइज करेगा और प्रपोजल बनाएगा और भेजेगा। वो सारा प्रोजेक्ट स्केड्यूल में रहना चाहिए। सो उसके बाद हमारा काम क्या है, हमारा काम है कि जो भी प्रपोजल है बायर ने हमें भेजा है उसको जो है हम एनालाइज करें और शॉर्टलिस्ट करें, और जो भी सेलर है उसको सिलेक्ट करें। तो जैसे ही हम सेलर को सिलेक्ट कर लेते हैं कि भाई ये कंपनी जो है, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, इससे सर्विस लेंगे हम,
तो फिर कॉन्ट्रैक्ट जो है दोनों पार्टी साइन करती हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट साइन होने का मतलब ये नहीं कि प्रोक्योरमेंट खत्म हो गया है, मतलब प्रोक्योरमेंट हो गया है। तो जैसे कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, अब किसी को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट मैनेज करना होता है, कंट्रोल करना होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इंश्योर करना कि जो भी रिक्वायरमेंट मैंने उनको दी है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिख के, वो फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही। और इसमें जो है जो भी चेंजेस आएंगे, अप्रूव्ड होंगे, वो चेंजेस इम्प्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, वो भी नोट करना पड़ेगा। अगर चेंजेस आते हैं हमारे प्रोक्योरमेंट के काम में, कोई भी चेंज ऐड करना है, वर्क ऐड करना है या वर्क हटाना है, तो प्रोजेक्ट मैनेजर कैन रेफर टू द जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट चेंज कंट्रोल सिस्टम है। ठीक है दोस्तों, एक कॉन्ट्रैक्ट CCCS कॉन्ट्रैक्ट चेंज कंट्रोल सिस्टम होता है। एक चेंज कंट्रोल सिस्टम बनाया गया जाता है कंपनी में फॉर कॉन्ट्रैक्ट्स। तो उसको जो है रेफर करना पड़ता है कि कैसे चेंजेस इम्प्लीमेंट होंगे कॉन्ट्रैक्चुअल। सो दोस्तों, जो भी चेंजेस होते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट चेंज कंट्रोल सिस्टम मैनेज करता है। लेकिन जैसे ही प्रोक्योरमेंट का काम खत्म हो जाता है, फिर इसको हम क्लोज कर देते हैं सिस्टम को। सो दोस्तों, क्लोजिंग कैसे होती है सारी चीज़ों की? जैसे प्रोक्योरमेंट जो है वो कई बारी क्लोज होता है। मान लो पेंट करवा रहे हैं, तो पेंट का जो प्रोक्योरमेंट है वो क्लोज होगा। फिर इलेक्ट्रिक वायरिंग करवा रहे हैं, उसका क्लोज होगा। और कोई काम करवा रहे हैं, उसका क्लोज होगा। तो सब जो हमारे प्रोक्योरमेंट्स है, सब जो है अलग अलग क्लोज करने पड़ेंगे। लेकिन प्रोजेक्ट जो है हमारा एक ही बार क्लोज होता है लाइफ टाइम में। जो प्रोजेक्ट की लाइफ टाइम है उसमें एक ही बार जो है हमारा प्रोजेक्ट क्लोज होता है। लेकिन अगर प्रोजेक्ट में अलग अलग फेसेस हैं, ठीक है दोस्तों, तो हर फेस जो है वो क्लोज होता है पूरे प्रोजेक्ट को क्लोज करने से पहले। जब सारे प्रोक्योरमेंट्स क्लोज हो जाते हैं, उसके बाद जो है हम फेस को या प्रोजेक्ट को क्लोज करते हैं। तो ये हमें इंश्योर करना है कि हम सारे प्रोक्योरमेंट्स क्लोज हो गए हैं, इससे पहले कि हम प्रोजेक्ट को क्लोज करें। कोई प्रोक्योरमेंट जो है वो ओपन नहीं रहना चाहिए। सो दोस्तों, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है उसकी फॉर्मेलिटी क्या होती है? उसकी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हमारा ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है और फॉर्मल होता है, लीगली बाइंडिंग होता है। मतलब लीगली बाइंडिंग का मतलब है ऑल द वर्क, जो भी हमने सारा काम कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड किया है वो सब काम होगा। और नहीं तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। अगर सेलर ने वो काम नहीं किया तो उसको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। जो भी कम्युनिकेशन होगी वो शुड सारी जो है फॉर्मल होगी, रिटन कम्युनिकेशन होगी कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है दोस्तों, और जो भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि मीटिंग्स करना, रिव्यूज़ करना, वो सारा कुछ जो है कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होना चाहिए। और कॉन्ट्रैक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है वो रिस्क कम करना भी होता है। तो इट शुड डिक्रीज द रिस्क और एलिमिनेट द रिस्क। सो दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट जो है उसमें अगर कोई चेंज करना चाहता है, प्रोजेक्ट मैनेजर या प्रोक्योरमेंट मैनेजर, तो चेंज ऑर्डर जो है वो इशू होना चाहिए। फॉर्मल चेंज ऑर्डर बोलते हैं उसको। ठीक है, कोई भी चेंजेस करने हैं कॉन्ट्रैक्ट में वो सब राइटिंग में होने चाहिए, या उनकी जो भी रिक्वेस्ट होगी वो सारी राइटिंग में होनी चाहिए। उसके अलावा अगर कोई काम है जो कॉन्ट्रैक्ट में है, जो कि मैंने रिक्वेस्ट किया एज अ बायर, सो वो करना पड़ेगा सेलर को एज पर कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायरमेंट्स। और अगर ऐसा कोई काम है जो अभी मैंने कॉन्ट्रैक्ट में नहीं डाला था और मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ बायर से, तो मुझे चेंज ऑर्डर इशू करना पड़ेगा। और फॉर्मल चेंज ऑर्डर इशू करने के बाद जो है वो उसमें मतलब कॉन्ट्रैक्ट में ऐड होगा वो। सो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हायर डॉक्यूमेंट है, हायर अथॉरिटी है। और उसमें जो भी कुछ लिखा है वो फुलफिल होना चाहिए, नहीं तो लीगल कॉन्क्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। लीगल कॉन्क्वेंस। सो दोस्तों, प्रोक्योरमेंट में प्रोजेक्ट मैनेजर का क्या रोल है, आइए देखते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर को समझ होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स की, कॉन्ट्रैक्ट की, जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है उसकी, और कितनी तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं।
कितनी तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये भी उसको समझ होनी चाहिए, सो दैट ही कैन प्लान एंड मैनेज प्रोक्योरमेंट्स, ताकि वो प्लानिंग कर सके और मैनेज कर सके प्रोक्योरमेंट्स को। और उसको इंश्योर करना पड़ता है कि कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो हमारा स्कोप ऑफ वर्क, SOW, जो हमने एजेंसी को काम देना है वो सारा उसकी डिटेल्स होनी चाहिए, कंप्लीट SOW, स्कोप ऑफ वर्क। उसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट में होना चाहिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स, मीटिंग्स की डिटेल्स, रिपोर्ट्स की डिटेल, कम्युनिकेशन की डिटेल्स, वो सारी जो है हमारे कॉन्ट्रैक्ट में होनी चाहिए। ये सब इंश्योर करता है कौन? प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो इन्वॉल्व होता है जब कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन प्रोसेस होता है, मींस उसको हमारे प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के साथ जो है वो इन्वॉल्व होना पड़ता है कॉन्ट्रैक्ट को नेगोशिएट करवाने में, क्योंकि जो काम है सारा वो उसका पता सिर्फ प्रोजेक्ट मैनेजर को है। उसको इंश्योर करना पड़ता है कि कॉन्ट्रैक्ट में जो भी सारा काम लिखा है वो, और जो भी डिलीवरेबल लिखे हैं इंक्लूडिंग रिपोर्टिंग, वो सब फुलफ़िल हो रहे हैं कि नहीं, जो हमारा सेलर है, एजेंसी है, वो उसको फुलफ़िल कर रही है कि नहीं। प्रोजेक्ट मैनेजर को जो है प्रोक्योरमेंट का जो भी समय लगता है प्रोक्योरमेंट में, वो सब इंक्लूड करना पड़ता है प्रोजेक्ट सेट शेड्यूल में, क्योंकि वो शेड्यूल जो है उसके हाथ में है, तो उसको जो है प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड चीज़ें उसमें डालनी पड़ती हैं, जैसे कि स्टेटमेंट ऑफ वर्क भेजना। ठीक है दोस्तों, एंड गिविंग द सेलर द टाइम टू क्रिएट द रिस्पॉन्स, देन रिस्पॉन्स भेजता है सेलर। ठीक है, जब तक सेलर सेलेक्ट नहीं होता वो सारा समय जो है वो सब इंक्लूड होना चाहिए, और वो सब जो है प्रोजेक्ट शेड्यूल में दिखना चाहिए। इसके लिए प्रोजेक्ट मैनेजर जो है प्रोक्योरमेंट मैनेजर जो होता है हमारा, उसके साथ काम करता है, और कोई भी चेंजेस होते हैं उसके लिए भी जो है प्रोजेक्ट मैनेजर को प्रोक्योरमेंट मैनेजर के साथ काम करना पड़ता है उन चेंजेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे। सो दोस्तों, प्लानिंग कैसे करते हैं प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट की? तो सबसे पहले डिसाइड किया जाता है कि प्रोडक्ट सर्विस जो है हमें चाहिए प्रोजेक्ट के लिए, और उसको जो है इन हाउस बनाएं या फिर आउटसोर्स करें, बाहर से करवाएं। ठीक है दोस्तों, और कैसे वो सर्विस हमने परचेज करनी है। तो ये सब पार्ट होता है प्लान प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट प्रोसेस का। और इसमें चीज़ें होती हैं, जैसे एक्टिविटीज़ क्या करनी होती है इसमें, मेक और बाय एनालिसिस करना होता है, ठीक है, कंडक्ट करना होता है, फिर प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट प्लान बनाना होता है, स्टेटमेंट ऑफ वर्क बनानी होती है प्रोक्योरमेंट की, और कॉन्ट्रैक्ट टाइप जो है वो सिलेक्ट करना होता है प्रोक्योरमेंट के लिए, फिर प्रोक्योरमेंट के बाकी डॉक्यूमेंट बनेंगे, और सोर्स सिलेक्शन क्राइटेरिया की हम जो है सेलर को कैसे सिलेक्ट करेंगे उसके लिए क्राइटेरिया बनाएंगे। तो ये सब चीज़ें होती हैं। जो हमारा आउटपुट होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सॉरी प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट प्लान, उसमें बेसिकली डिटेल्स होती हैं कि अ, कैसे प्लान करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है प्रोक्योरमेंट्स को, और कैसे क्लोज करना है। ठीक है, प्रोक्योरमेंट कैसे प्लान करने हैं, एग्जीक्यूट करने हैं, क्लोज करने हैं, सारा प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट प्लान में होता है। ठीक है दोस्तों। सो दोस्तों, प्लानिंग के अंदर जो है प्लानिंग द प्रोक्योरमेंट, उसमें क्या क्या करना होता है, हमें क्या इन्फॉर्मेशन होती है प्लानिंग प्रोक्योरमेंट के दौरान, हमें जो है मेक और बाय एनालिसिस कैसे कंडक्ट करना है। ठीक है दोस्तों, काम अंदर से करवाना है या बाहर से करवाना है, मेक और बाय एनालिसिस। उसके बाद पॉलिसीज एंड प्रोसीजर जो है वो क्या होंगे प्रोक्योरमेंट प्रोसेसेस में। उसके बाद जो गाइडलाइंस क्या होंगी सिलेक्शन क्राइटेरिया बनाने के लिए, ताकि हम सप्लायर को सिलेक्ट कर सकें, गाइडलाइंस क्या होती हैं उसके लिए। और कैसे क्रिएट करेंगे प्रोक्योरमेंट के डॉक्यूमेंट्स, ये भी प्लानिंग में होगा। और कैसे क्रिएट करेंगे स्टेटमेंट ऑफ वर्क, ये सब प्लानिंग में होगा। कैसे करेंगे, कौन करेगा, ये सब। सो फ्रेंड्स, अगर एग्जीक्यूशन की बात करें तो जो हमारा प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट प्लान है उसमें क्या इन्फॉर्मेशन होती है रिगार्डिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोक्योरमेंट। तो
उसमें रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ होंगी लोगों की, जो कि प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में सारे लोग हैं, उनकी क्या रोल है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके अलावा रूल्स होंगे नेगोशिएशन के और बिडर कॉन्फ्रेंसेस जो करेंगे हम, उसके रूल्स। देन कैसे कंडक्ट करेंगे प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को, ये भी होगा उसमें डिटेल्स। जो हमारी कॉन्ट्रैक्ट की रिक्वायरमेंट्स होंगी उनको कैसे मॉनिटर करेंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे। और मैट्रिक्स और मेजरमेंट्स जो भी होंगे मेजर करने के लिए रिगार्डिंग द प्रोक्योरमेंट्स, उनकी डिटेल्स। प्रोसेस फॉर एक्सेप्टेंस एंड जो डिलीवरेबल है उनके एक्सेप्टेंस का प्रोसेस क्या होगा। फिर पेमेंट्स कैसे होंगी जो सेलर है उसकी। ठीक है दोस्तों, उसका प्रोसेस। देन डिस्प्यूट हो जाता है तो उसका रेजोल्यूशन कैसे होगा, उसकी गाइडलाइंस भी होंगी। क्लोजिंग जो है, फॉर क्लोजिंग प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट प्लान जो है उसमें इंफॉर्मेशन होती है कि प्रोक्योरमेंट क्लोज कैसे करना है फॉर्मली। सो थोड़ा सा जान लेते हैं मेक और बाय एनालिसिस के बारे में। मेक और बाय एनालिसिस जो है वो क्या होता है, और कब हम मेक करते हैं और कब बाय करते हैं, मतलब कब हम खुद बनाते हैं चीज़ को और कब उसको आउटसोर्स करते हैं। सो मेक और बाय एनालिसिस एक टेक्निक है कि कैसे जो है कंपनी डिसाइड करेगी कि हम जो ये प्रोजेक्ट का काम खुद करें या आउटसोर्स करें। दोस्तों, जब हम हमारा जो रिस्क है प्रोजेक्ट का उसको कम करना चाहते हैं तो हम जो है सर्विसेज खरीदते हैं एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्टर या ऑर्गेनाइजेशन से। ठीक है दोस्तों, अगर हमने अब किन केसेस में हमें बनाना पड़ता है, खुद इन हाउस काम करना पड़ता है, अगर हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, कॉपीराइटेड वर्क है हमारा। ठीक है दोस्तों, हमारा काम जो है वो कॉपीराइटेड और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। ठीक है, उसमें जो है ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कॉन्फिडेंशियल है, प्राइवेट है, या प्रोसीजर ऐसे हैं जो हम कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते हैं तो हम खुद बनाते हैं, इन हाउस बनाते हैं। जब हम पूरा कंट्रोल चाहते हैं अपने प्रोजेक्ट पे तब भी हम इन हाउस हाउस बनाते हैं। और अगर हमारी वर्क फोर्स और वर्क प्लेस जो है वो आइडल है, ठीक है, उसमें काम नहीं हो रहा है, फैक्ट्री या प्लांट है वो आइडल है, तो हम इन हाउस ही बनाने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनको हम यूटिलाइज कर सकें। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं स्कोप स्टेटमेंट ऑफ वर्क के बारे में। स्टेटमेंट ऑफ वर्क हमें मिलती है प्लान प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट प्रोसेस के आउटपुट के रूप में, और इसमें सारी वर्क और एक्टिविटीज़ की डिटेल्स होती हैं जो हमारा सेलर कंप्लीट करेगा हमारे लिए एज अ बायर। हम बायर हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है जो भी एक्चुअल काम होगा प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड उसकी भी डिटेल्स होंगी, जैसे कि रिपोर्ट्स हो गया, मीटिंग्स हो गई, कम्युनिकेशन हो गया, ये सब जो है ये सब डिटेल्स भी इसमें मिलेंगी। और दोस्तों, इसमें जो होगा एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होगा फॉर गेनिंग एक्सेप्टेंस फॉर द वर्क डन। मतलब जो हमारी रिक्वायरमेंट्स थी वो फुलफिल हो रही हैं, उनके लिए जो है एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया बनाया जाएगा। वो उसकी डिटेल्स जो है हमारे स्टेटमेंट ऑफ वर्क में होगी। स्टेटमेंट ऑफ वर्क जो है क्लियर होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए। एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर हम नहीं चाहेंगे कि हम बाद में कोई प्रॉब्लम डील करें, किसी प्रॉब्लम से डील करें, जैसे कि मान लो कि कोई डिलीवरेबल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग पूरा नहीं किया गया है या नहीं किया गया है, वो सारी दिक्कतें। सो इसीलिए जो है प्रोक्योरमेंट स्टेटमेंट ऑफ वर्क क्लियर होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। सो दोस्तों, स्टेटमेंट ऑफ वर्क कितने तरह की होती है। तो सबसे पहले जो फोकस करती है परफॉर्मेंस पे, जैसे कि मान लो हमें एक मोटरसाइकिल बनवानी है जिसकी टॉप स्पीड जो है वो 200 तक पहुंचे पर आवर। ठीक है दोस्तों, एक ऐसी मोटरसाइकिल जिसकी टॉप स्पीड हो 200 किलोमीटर पर आवर। ठीक है दोस्तों, 10 सेकंड में। तो ये परफॉर्मेंस पे फोकस कर रहे हैं हम। और ये जो स्कोप ऑफ वर्क होगा हमारा,
ये इसमें जो है डिटेल्स होंगी कि जो फाइनल प्रोडक्ट है उसको ये अचीव करना है, ये परफॉर्मेंस अचीव करना है। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए जो स्कोप ऑफ वर्क लिखा जाएगा। जो दूसरा स्कोप ऑफ स्टेटमेंट ऑफ वर्क है दोस्तों, वो है फंक्शनल स्टेटमेंट ऑफ वर्क। फंक्शनल में जो है, जो फाइनल प्रोडक्ट होता है उसमें फोकस होता है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एसेंशियल फीचर्स हों। तो जैसे कि मान लो हमें एक मोटरसाइकिल बनवानी है जिसमें 5 कंपार्टमेंट हो स्टोरेज के लिए, तो ये एक तरह से फंक्शनल रिक्वायरमेंट हो गई, और इसका जो स्टेटमेंट ऑफ वर्क होगा उसको बोलेंगे फंक्शनल स्टेटमेंट ऑफ वर्क, क्योंकि फोकस जो है, जो हमारा स्कोप स्टेटमेंट ऑफ वर्क है, वो हमें बता रहा है कि एंड रिजल्ट जो है उसका फोकस है 5 एसेंशियल फीचर्स पर। ठीक है दोस्तों, फिर हमारा आता है डिज़ाइन स्टेटमेंट ऑफ वर्क। सो इसमें जो है, जो हमारा स्टेटमेंट ऑफ वर्क बनाते हैं उसका फोकस होता है कि जो भी काम करना है कैसे करना है और कौन सा मटेरियल यूज़ होगा। सो अगेन जो डिज़ाइन का मतलब है कि क्या काम करना है, कैसे करना है और क्या मटेरियल यूज़ होगा, वो सब पे फोकस होता है। किसी फीचर पे नहीं होता है, किसी परफॉर्मेंस पे नहीं होता है फोकस। सो दोस्तों, जो हमारे फंक्शनल और परफॉर्मेंस स्टेटमेंट ऑफ वर्क है ना, वो बेसिकली सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ होते हैं, आईटी प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ होते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर हो गया, वेबसाइट हो गई, एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो गया। ठीक है दोस्तों, फंक्शनल और परफॉर्मेंस। और डिज़ाइन स्टेटमेंट ऑफ वर्क जो है वो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में यूज़ होते हैं, जैसे बिल्डिंग बनाना, हाउसेस बनाना, क्या बनाना है, कैसे बनाना है, क्या मटेरियल यूज़ होगा, ये डिज़ाइन स्टेटमेंट ऑफ वर्क है। कितना स्पीड चाहिए वेबसाइट का, कितना परफॉर्मेंस होना चाहिए वेबसाइट का, क्या क्या फीचर होने चाहिए एप्लीकेशन में, वेब एप्लीकेशन में, वो सब फंक्शनल एंड परफॉर्मेंस स्टेटमेंट ऑफ वर्क होता है। सो दोस्तों, जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो हमारा फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट होता है। 3 तरह के होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग। फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसमें रिक्वायरमेंट्स और स्पेसिफिकेशंस जो होती हैं प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की, जो भी हमें काम करवाना है, जो भी हमें प्रोडक्ट चाहिए या सर्विस चाहिए कॉन्ट्रैक्टर से, थर्ड पार्टी से, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स और स्पेक्स होते हैं वो क्लियरली डिटेल में जो है कन्वे किए जाते हैं। तो मैं जो है क्लियरली कन्वे करूँगा बायर को यूजिंग फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। जो भी स्टेटमेंट ऑफ वर्क होगा वो उसमें सब कुछ होगा, सारी डिटेल्स होंगी, और उसमें जो है मेरे लिए जो है कॉस्ट का रिस्क कम होना चाहिए, मेरी कॉस्ट बढ़नी नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, मुझे एक्चुअल में पता है कि मैंने क्या रिक्वेस्ट करी है, क्या सर्विस रिक्वेस्ट करी है जो सेलर है उससे, और इसमें पूरा वेल डिफाइंड स्कोप होगा मेरे, जो भी मुझे काम करवाना है, जो भी मुझे प्रोडक्ट बनवाना है या सर्विस चाहिए उसका। तो इसको बोलते हैं फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। सो दोस्तों, फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट का फ़ायदा ये है कि एक पर्टिकुलर कंपनसेशन है वो जो डिसाइड हो गया है, उस पे जो हमारा सेलर है, सर्विस देने वाला है, उसको एग्री करना पड़ता है। अगर उससे ज़्यादा कॉस्ट लगती है प्रोजेक्ट को पूरा करने में या सर्विस देने में, तो वो सारी कॉस्ट जो है वो एजेंसी बियर करेगी, कॉन्ट्रैक्टर बियर करेगा या सेलर बियर करेगा, जो भी एक्स्ट्रा कॉस्ट होगी। क्योंकि इस पे जो है बायर और सेलर के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट हुआ है दोनों के बीच में। सो क्योंकि सेलर को सारी चीज़ें पता है फिक्स पर प्राइस कॉन्ट्रैक्ट की, तो और उनको जो टोटल प्राइस है वो भी पता है, और हमें भी टोटल प्राइस पता है, तो जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है दैट शुड बी बोर्न बाय द सेलर। ठीक है दोस्तों, इसका बस एक ही नुकसान लगता है मुझे, वो लगता है कि इसमें जो इनिशियल कॉस्ट होगी, जो कंपनसेशन होगी, ठीक है, वो ज़्यादा होगी, वो महंगा होगा। फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट महंगा जरूर होगा, क्योंकि सेलर जो है वो कोई भी चांस नहीं लेना चाहेगा। सो इसका फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट का नुकसान एक तो यही है कि महंगा बहुत होगा,
और इसमें ये हो सकता है कि अगर मैं उनको स्टेटमेंट दे देता हूँ जिसमें कुछ चीज़ें मिसिंग है, इनकम्प्लीट स्टेटमेंट ऑफ वर्क दे दूँ उनको, क्योंकि इसमें डिटेल होनी चाहिए पूरी। पहली बात तो ये है, अगर मैंने इनकम्प्लीट दे दिया तो हो सकता है कि वो लोग जो है उसका फ़ायदा उठाएं और इसको जो है फिक्स प्राइस मतलब एक्सपेंसिव हो जाए हमारे लिए, और वो चीज़ वो जो है उसमें मतलब एज अ रिस्क जो है, क्योंकि मैंने चीज़ें ऐड नहीं करी, तो वो एज अ रिस्क जो है उसमें कॉस्ट में ऐड कर दे सेलर। सो दोस्तों फाइनली होगा क्या अगर हम मैं उनको बोलता हूँ कि आप फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको एक्सेप्ट कर लीजिए हमारा, तो उसमें मतलब रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं दी हमने, तो इसका मतलब है उनके लिए रिस्क है। ठीक है, उनको रिस्क एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो वो रिस्क को हैंडल करने के लिए जो रिजर्व कॉस्ट होती है, रिजर्व्स होती हैं, उनको ऐड करेंगे टोटल कॉस्ट में फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट के। और कोई अनसर्टेनिटीज भी हो सकती है क्योंकि रिक्वायरमेंट पूरी नहीं दी गई, तो उसकी भी कॉस्ट वो ऐड करेंगे एज अ रिजर्व उन रिस्क को काउंटर करने के लिए। सो उसका रिजल्ट क्या होगा, एक हाई प्राइस कॉन्ट्रैक्ट जो है मुझे मिलेगा सेलर से। और जैसे कि सेलर जो है उसको लगता है कि मैं फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट से कोई पैसा नहीं कमा पाऊंगा या प्रॉफिट नहीं कमा पाऊंगा, तो हो सकता है कि वो उसको एक्सेप्ट कर ले, लेकिन वो अपनी तरफ से जो है कुछ ना कुछ स्कोप को अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए स्कोप के साथ लाइक कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है, स्कोप को डिक्रीज कर सकता है, या क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है, या किसी और तरीके से जो है जिससे उसको पैसा बचे ना, ऐसी चीज़ कर सकता है। सो फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट के ये सारे डिसएडवांटेजेस हैं दोस्तों। सो इसीलिए एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर मुझे जानना ज़रूरी है कि कब मैं फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट को यूज़ करूँगा, किस सिचुएशन में यूज़ करूँ। सो दोस्तों फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट भी कई तरह के होते हैं, जैसे कि फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एफएफपी हो गया, फिक्स प्राइस इंसेंटिव फी वाला कॉन्ट्रैक्ट हो गया, फिक्स प्राइस अवार्ड फी वाला कॉन्ट्रैक्ट हो गया, फिक्स प्राइस इकोनॉमिक प्राइस एडजस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गया, परचेज ऑर्डर भी होता है एक। तो ये सारी चीज़ें जो हम डिस्कस करते हैं। सो दोस्तों पहला आता है फर्म फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। फर्म फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक एग्रीड अमाउंट होता है टाइम और मनी का, और उसको जो है सेलर जो है उसको पूरा करता है। इसका एग्जांपल है कि एक सेलर को हमने काम दिया है और उस काम का जो कंपनसेशन है वो $1,00,000 है, और उसको 10 महीने में पूरा करना है। सो ये हो गया फर्म फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। सो दोस्तों अब एक फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट है इंसेंटिव वाला। तो इसमें क्या होता है, इसमें अ, एक फिक्स कॉन्ट्रैक्ट फ़ी तो है ही, जैसे हमने जैसे हमारा फर्म फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में थी, तो एक कॉन्ट्रैक्ट फ़ी तो है, उसके अलावा जो है एक इंसेंटिव फ़ी भी है, दैट इज़ परफॉर्मेंस बेस्ड। मतलब एक पर्टिकुलर परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया अगर जो है वो अचीव कर लेता है अगर सेलर, तो उसको जो है वो एडिशनल अमाउंट जो है इंसेंटिव जो है मिल जाएगा। तो जो इंसेंटिव होता है वो फिक्स होता है, सॉरी जो फिक्स अमाउंट है वो तो हो गया कॉन्ट्रैक्ट की फ़ी। मान लो $10,000 का काम करना है सेलर ने, ठीक है, तो $10,000 जो हो गया फिक्स फ़ी हो गया। उसके अलावा जो है हमने क्या करा है, हमने बोला है कि अगर आप इस काम को जो है 1 महीना पहले कर देते हो तो आपको $1,000 जो है वो इंसेंटिव मिलेगा। तो इससे क्या होगा, हमारा काम फास्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उस और ठीक से काम होगा हमारा क्योंकि हमने एक इंसेंटिव ऐड कर दिया फिक्स प्राइस में। ठीक है, तो सेलर अगर कोई परफॉर्मेंस क्राइटेरिया को पूरा कर देता है तो हम उसको इंसेंटिव देते हैं। तो हर महीने जैसे वो कंप्लीट करेगा तो उसको $1,000 एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो फिक्स प्राइस इंसेंटिव फी वाला जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको बोलते हैं फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट फी, प्लस कर देते हैं उसमें परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव फी। तो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू क्या हो गई, कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू होगी $11,000। सो फ्रेंड्स अब आता है अवार्ड इंसेंटिव वाला जो फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब अवार्ड फी होती है उसमें, और एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है अवार्ड के लिए डिसाइड कर दिया जाता है। जैसे कि मान लो $10,000 जो है
फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट फ़ी के अलावा जो है $10,000 फिक्स इंसेंटिव हमने जो डिसाइड कर लिया है। ठीक है दोस्तों, अगर इसका एग्जांपल ऐसे लेते हैं कि मान लो हर महीने जो है, अगर आपकी परफॉर्मेंस 20% से ज़्यादा एक्सीड कर जाती है, 20% से ज़्यादा हो जाती है अगर, तो आपको $500 इंसेंटिव मिलेगा, सेलर को $500 का अवार्ड मिलेगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन जो मैक्सिमम अवार्ड है वो है $5,000। ठीक है दोस्तों, 5,000 से ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको। तो इसमें क्या कर दिया हमने, जो इंसेंटिव है वो हमारा फिक्स कर दिया। मतलब पहले तो ये हो रहा था कि हर महीने अगर आप परफॉर्म करोगे तो आपको $1,000 मिलेंगे। जो हमारा इंसेंटिव फ़ी वाला जो फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट था उसमें क्या था, इंसेंटिव फ़ी वाले कॉन्ट्रैक्ट में जो है हर महीने परफॉर्म करने पर आपको $1,000 मिल रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो है हर महीने परफॉर्म करने पर आपको मिलेगा ज़रूर, लेकिन एक फ़िक्स अमाउंट तक ही मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। तो यहाँ जैसे हमने मान लिया कि फ़िक्स प्राइस जो है वो $5,000 है इंसेंटिव, इससे ज़्यादा इंसेंटिव आपको नहीं मिलेगा, चाहे आप कितना मर्जी परफॉर्म कर लीजिए। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है, अवार्ड और इंसेंटिव दोनों के बीच में इतना इस अमाउंट का डिफरेंस है। दोस्तों अब आता है इकोनॉमिक प्राइस एडजस्टमेंट, मतलब इकोनॉमिक डिस्टरबेंसेस भी ऐड हो गई हैं फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में। तो फिक्स प्राइस इकोनॉमिक प्राइस वाला जो फिक्स प्राइस डॉक्यूमेंट है वो आ जाता है। इसमें क्या होता है कि अगर इकोनॉमी में जो है फ्लक्चुएशंस आने के चांसेस होते हैं या इन्फ्लेशन आने के चांसेस होते हैं, तो जो हमारा सर्विस देने वाला कंपनी है, सेलर है, वो कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस इंक्रीज कर सकता है उस केस में, और इस पे दोनों पार्टीज एग्री करती हैं। ठीक है दोस्तों, एग्री करते हैं तो फिर आगे बढ़ता है। तो फ्लक्चुएशन होता है प्राइस का, तो वो फी जो है वो बढ़ा दी जाती है कॉन्ट्रैक्ट की। इसको बेसिकली इसलिए यूज़ किया जाता है कि हम चाहते हैं कि सेलर जो है वो इन्फ्लेशन से बच जाए। कुछ केसेस में कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें जो है इन्फ्लेशन की वजह से जो है बहुत ज़्यादा मतलब बियर करना पड़ता है सेलर को। तो एक फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट होता है, और उसके अलावा इकोनॉमिक प्राइस एडजस्टमेंट होता है, मतलब बेस्ड ऑन फ्लक्चुएशन एडजस्टमेंट होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू है वो होती है $10,000। जैसे मान लो, जैसे $10,000 है। ठीक है दोस्तों, अ प्राइस इंक्रीज ऑफ 3% विल बी अलाउड इन अ ईयर टू, मतलब सेकेंड ईयर में जो है 3% का इंक्रीज होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के प्राइस में, टू अकाउंट फॉर प्राइस इंक्रीज ऑफ मटेरियल एंड सप्लाई। मान लो एक कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है हमारे साथ एक्सटर्नल एजेंसी का, तो मान लो उसको हम कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू देते हैं $10,000 पर ईयर। ठीक है दोस्तों, तो अगले साल ड्यू टू प्राइस इंक्रीजेज जो है हम उसकी उसका रेट जो है $10,000 जो है उस पर 3% और ऐड कर देते हैं। तो इस तरह से जो है ये हमारा हो जाता है फिक्स प्राइस इकोनॉमिक प्राइस एडजस्टमेंट। इकोनॉमिक प्राइस को एडजस्ट कर दिया हमने फिक्स प्राइस में। तो जैसे कमोडिटीज़ वगैरह खरीदते हैं तो उसमें ये वाला कॉन्ट्रैक्ट यूज़ होता है, क्योंकि जो मटेरियल और सप्लाईज होते हैं वो उनका प्राइस चेंज होता रहता है हर ईयर। जैसे मान लो केबल्स चाहिए हमें एजेंसी से, ठीक है दोस्तों, सप्लायर से केबल चाहिए, 20 मीटर की इलेक्ट्रिकल केबल चाहिए, और जिसकी कॉस्ट है $10 पर मीटर। तो मान लो अगले साल जो है वो बढ़ जाती है, कॉस्ट $11 पर मीटर हो जाती है। तो हम ये वाला प्राइस कॉन्ट्रैक्ट यूज़ कर सकते हैं इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए। बेसिकली फिक्स प्राइस इकोनॉमिक प्राइस, फिक्स प्राइस भी बोलते हैं इसको, प्लस इकोनॉमिक प्राइस एडजस्टमेंट, FPEPA। तो दोस्तों अगर कमोडिटीज़ खरीदता हूँ किसी भी सप्लायर से, तो परचेज ऑर्डर यूज़ होता है। ठीक है दोस्तों, कमोडिटीज़ जहाँ पे भी खरीदी जाती हैं वहाँ परचेज ऑर्डर यूज़ होता है। परचेज ऑर्डर, जैसे अभी मैंने बात करी थी इलेक्ट्रिकल केबल्स की, तो इलेक्ट्रिकल केबल्स के लिए जो है परचेज ऑर्डर बनाना पड़ेगा। परचेज ऑर्डर एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें प्रोक्योरमेंट मैनेजर कह रहा है सप्लायर को कि आप मुझे इतना सामान दे देना इतने प्राइस पे, दैट इज़ परचेज ऑर्डर। वो भेजना पड़ता है एजेंसी को।
सो दोस्तों, टाइम एंड मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? टाइम एंड मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें, मतलब ऐसी सिचुएशंस में ये कॉन्ट्रैक्ट यूज़ होता है जहाँ पे ह- हमारा जो है बहुत कम टाइम, स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम होता है, या फिर छोटे अमाउंट ऑफ लाइक मनी यूज़ होता है जिसमें। तो जैसे कि मान लो पर आवर, जैसे कोई फ्रीलांसर है वो पर आवर काम कर रहा है, या कोई वेज वर्कर है, ठीक है, कोई पेंट करने वाला है वो पर आवर के बेसिस पे काम कर रहा है, तो उसके लिए जो होता है टाइम एंड मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या होता है, इसमें हम उसको एक फिक्स रेट प्रोवाइड करते हैं पर आवर का, ठीक है, जैसे कि फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में होता था। और उसके अलावा जो है कॉस्ट रिम्बर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट का भी अमाउंट उसको पे करते हैं, मतलब मटेरियल की जो कॉस्ट है वो भी उसको पे करते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे मान लो पेंटर हायर करते हैं हम ऑनलाइन एप्लीकेशन से, तो पेंटर जो है उसकी अपनी एक कॉस्ट होगी पर आवर, वो हम उसको पे करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा जो मटेरियल लेके आएगा वो, उसकी कॉस्ट उसको पे करेंगे। सो देखते हैं आगे, समझते हैं कि हमारा जो कॉस्ट रिम्बर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें क्या होता है, उसकी डिटेल्स जानते हैं। बस इसमें ये होता है कि काम जल्दी स्टार्ट हो जाता है, जैसे पेंट करवाना तो पेंट जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, और हम नेगोशिएट भी कर सकते हैं आगे के लिए ना, ऐसा बाकी कॉन्ट्रैक्ट्स में नहीं कर सकते। तो दोस्तों एक एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं कि मान लो अ, जो बिजली वाला है उसको हमने $200 पर आवर पे जो है काम दिया है, तो $200 जो है वो हो गया फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, ठीक है, पर आवर $200 पर आवर। और मान लो वो केबल्स लगा रहा है, केबल्स लेके आ रहा है $10 पर मीटर की, तो $10 पर मीटर जो हो गया वो उसका मटेरियल कॉस्ट हो गई, जिसको बोलते हैं कॉस्ट रिम्बर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट।